Good morning student, this is Dheeraj sir and welcome back to my class of Geography chapter first Resources and Development. स्टूडेंट ये क्लास 10th का Geography चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम लोग Resources and Development के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट बेसिकली इसमें जो दो वर्ड है Resources and Development इनके बारे में आपने क्लास 9, क्लास 8 या प्रीवियस क्लासेस में आपने चर्चा किया होगा, आपने देखा होगा। ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो हम लोग इन दोनों वर्ड से रिलेटेड इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में सहयोग करता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट रिसोर्सेज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जनरली हम लोग हिंदी में तो इसको बोलते हैं संसाधन, लेकिन हम किन चीजों को हम लोग रिसोर्सेज कह सकते हैं? आपके ऊपर यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। रिसोर्सेज आर एवरीथिंग दैट आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इसका मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमारे आसपास में मौजूद हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो हमारे जरूरतों को पूरी करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं, उसे हम संसाधन बोलते हैं। एनीथिंग। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड का यूज किया, तो ये मेरी जरूरत पूरी कर रही है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। अभी मैं ये चॉक यूज कर रहा हूं, है ना, लिखने के लिए, तो ये चीजें क्या हो गई मेरे लिए? संसाधन हो गई। आप जैसे कॉपी रखे हुए हैं अपने पास में, पेंसिल रखे हुए हैं, आप गाड़ी यूज करते हैं, आप रास्ते पे चलने के लिए आप सड़क का उपयोग करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इट सैटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स। ये हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। इसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं। उसी तर्ज पे नीचे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि द रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट होगा जिसे आपको समझना है। रिसोर्सेज हम उनको कहेंगे जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ये तो समझ में आ गई। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज हम टेक्निकल मदद से यूज नहीं कर पाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि एक चॉक है और इसे हमें यूज करना है, इसको लिखने से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हमें इससे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यूज करने में सक्षम नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल के मदद से हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकली इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए रिसोर्सेज होगा? नहीं हो पाएगा। वो चीजें जो टेक्निकल मदद से हम यूज कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल का सहयोग हो कि हाँ ये चीजें आप टेक्निकल तरीकों से इसको एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी संसाधन हैं जो आपके लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको आर्थिक रूप से यूज करने में सक्षम नहीं है। एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई किसान है, वो किसान जो है वो खेती करता है, वो चाहता है कि हम एक BMW गाड़ी को अफोर्ड करें। BMW गाड़ी तो बहुत लोगों के लिए रिसोर्सेज है, लेकिन क्या वो किसी किसान के लिए रिसोर्सेज हो सकता है? क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको इकोनॉमिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो एक BMW गाड़ी को अपना रिसोर्सेज बना सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब आप कल्चर, सांस्कृतिक रूप से आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो किन्हीं व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक रूप से उनके लिए संसाधन नहीं बनते। एग्जाम्पल के तौर में हमारे समाज में दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो वैसे पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खाते, तो क्या नॉन वेजिटेरियन फूड उनके लिए रिसोर्सेज हो सकता है? क्या फूड हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है तो रिसोर्सेज है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं खाता है, क्योंकि उसको संस्कृति अलाउ नहीं करती, उसका कल्चर उसको अलाउ नहीं करता, तो वो उसके लिए कभी भी संसाधन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हमको रिसोर्सेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना हो तो ये हमें याद रखना है कि रिसोर्सेज आर एवरीथिंग that satisfy the human needs. That is true, but that should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. That is called resources. ये आपका एक broad meaning हो गया resources का। Is that clear student? Very good. अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी रिसोर्सेज को बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के तर्ज पे हम कंप्लीट नहीं कर सकते, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानवीय संसाधन। आप एक बात समझिए, आप घर से आते हो स्कूल, ठीक है, आपके लिए आपकी मम्मा लंच बनाती है ना, आपके फादर पैसे कमा के लाते हैं जो आपके स्कूल में फी जमा करते हैं, है ना, वो आपके लिए बैग खरीदते हैं, आपके लिए कपड़े खरीदते हैं, आपके लिए चॉकलेट्स खरीदते हैं, ठीक है। ये जो आपके पापा जी हैं वो जहां काम करते हैं वहां के लिए वो क्या हो गए? ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए।
ठीक है, आपकी मामा आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए फूड बनाती है, तो आपके घर के लिए क्या हो गई? ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, और चीजों को हम इसको ब्रॉड में समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा वर्ड है, मानवीय संसाधन। मतलब क्या है इसको? वैसे ह्यूमन जो स्किल्ड हो, जो टैलेंटेड हो, जो एजुकेटेड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेंगे, क्योंकि उनके मदद से हम दूसरे संसाधनों को यूज करने लायक बनाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना स्टूडेंट? एग्जांपल के तौर में आप जरा समझिए कि चॉक किससे बना हुआ है? ये व्हाइट कलर की जो चीज है किससे बनी हुई है? या एग्जांपल के तौर पे आप देखिए ये बोर्ड किससे बना हुआ है? अच्छा ठीक है, ये समझिए जो शर्ट मैंने पहनी ये किस चीज से बनी होगी? ये कॉटन से बनी होगी। ठीक है, तो क्या ये शर्ट खेतों में उगाया गया है या इसको इंडस्ट्री में बनाया गया है? ऑब्वियसली इसको कहां बनाया गया है? इंडस्ट्री में बनाया गया है। तो खेतों में उगाने के लिए सबसे पहले क्या उगाया गया? कपास। जो कपास की खेती करता है वो कौन होता है? किसान। तो किसान क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब इसको उठाकर ले जाया गया कहां पे? इंडस्ट्री में। तो ले जाने के लिए जो मजदूर लगे वो भी क्या हो गए? ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि उन्होंने इस रिसोर्सेज को बनाने में मदद किया है। किस मदद से? अपने स्ट्रेंथ के बल पे, है ना। इसके बाद इंडस्ट्री में क्या किया गया? इसको डिजाइनिंग की गई, इसको सूत काटा गया, इससे कपड़े बनाए गए, इसको डाई किया गया। वहां पर जो भी लेबर और स्किल्ड वर्कर ने काम किया, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया जिसकी मदद से ये कपड़ा बनकर रेडी हुआ है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से वो मजदूर और वो स्किल्ड लेबर क्या हो गए? ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे हम लोग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं जो लेबरर ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो शारीरिक रूप से परिश्रम करते हैं, जो मानसिक रूप से परिश्रम करते हैं। तो तरह तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, ओरिजिन के बेसिस पर बेसिकली रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा पार्ट आपका क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है इसको समझते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि ओरिजिन के बेसिस पर ये कैसे होगा। ठीक है, उत्पत्ति के बेसिस पर। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज में आपका हो गया दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो आपके बायोस्फीयर से जो उत्पत्ति हुई है, जैसे कि नेचुरल थिंग्स। एग्जांपल के तौर में नेचुरल में जो लिविंग हो, जैसे आपका फ्लोरा फौना और ह्यूमन बीइंग, दीस आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज बिकॉज़ ये क्या है? ये बायोस्फीयर से लिविंग थिंग्स है जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इनके बेसिस पर हम बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। आप जरा समझिए कि प्लांट से आप सेटिस्फाई होते हो कि नहीं? एनिमल से आप सेटिस्फाई होते हो कि नहीं? एनिमल से कैसे सेटिस्फाई होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है, हमारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काम करते थे। सिविल अगर हम पुरानी सिविलाइजेशन को पढ़े तो वहीं से समझ में आ रहा है। एनिमल्स जो होते हैं वो और क्या करते हैं? रियरिंग ऑफ एनिमल्स आपने पढ़ा होगा, है ना। एनिमल्स के स्किन से तरह तरह की चीजें प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, इसलिए एनिमल्स क्या है? रिसोर्सेज है। वो किस तरह के एनिमल्स रिसोर्सेज हो गए? बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। ह्यूमन किस प्रकार का रिसोर्सेज है? बायोटिक रिसोर्सेज है। हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है? बेसिकली बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट को कि किस तरीके से कोई भी रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो आप सेटिस्फाई कर देंगे इसको। दूसरा आपका जस्टिफाई करने के लिए आएगा कि आप ह्यूमन को बताइए वो बायोटिक कैसे है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये बायोस्फीयर से क्या करते हैं? उत्पत्ति होती है इनकी, है ना। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ह्यूमन क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारे नीड को भी सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल के तौर में आप किसी फार्मर को लिख लीजिए, ट्रेड्समैन को लिख दीजिए, या कोई भी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चीजें उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। क्वेश्चन क्या आता है सीबीएसई बोर्ड में? पिछले साल के एग्जाम में आया था कि आप डिफरेंशिएट कीजिए बायोटिक रिसोर्सेज को और एबायोटिक रिसोर्सेज को। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 के सीबीएसई में भी पूछा गया, इसके बाद भी पूछा गया है कि बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज को आप क्या कीजिए? डिफरेंशिएट कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आप बायोटिक को बता देंगे जो बायोस्फीयर से उत्पत्ति होती है, और एबायोटिक क्या होगा? ठीक उसका उल्टा, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं अपने सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर में रॉक्स और मेटल्स। अब यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर रॉक्स जो है वो कैसे एक रिसोर्सेज है, क्योंकि आपने बताया कि ये एबायोटिक रिसोर्सेज है, तो बेसिकली ये तो है रिसोर्सेज ही ना, तो ये कैसे हो सकता है रॉक्स? आप जरा देखिए, भारत में सबसे खूबसूरत चीज बनाई गई है ताजमहल। किससे बना हुआ है? चट्टानों से। वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ताजमहल किस चीज को सेटिस्फाई करता है? टूरिज्म हमारे यहाँ प्रमोट होता है ताजमहल की वजह से। दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई महल के रूप में आता है तो वो क्या आता है? ताजमहल आता है। उसके पत्थर जो है वो रॉक्स है ना। वो कितने हार्ड रॉक्स आप देखते होंगे। उसी हिसाब से दूसरे शब्दों में बात करें, आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मियों में नाइसिल पाउडर वगैरह यूज करते होंगे, टॉप पाउडर यूज करते होंगे,
है ना। वो पाउडर क्या किस चीज से बनता है, वो भी आपके रॉक से ही बनता है, जो सॉफ्ट स्टोन रॉक्स होते हैं उससे बनते हैं। रॉक्स का दूसरे और भी यूजेस हैं। एग्जांपल के तौर पे आप रॉक्स से मकान घर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हो, मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हो, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं उसको। तो रॉक्स होते हैं वो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, बहुत बड़े पैमाने पर नीड को सेटिस्फाई करता है। रॉक से ही हम फॉसिल फ्यूल्स भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो रॉक्स एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। और वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है, तो वो बायोटिक है, क्योंकि उसमें जान नहीं होती, ठीक है, नेचुरल है बट बायोटिक है। बायोटिक एबायोटिक है, सॉरी एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या है, जिसमें जान नहीं हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है। उसी हिसाब से आपका मेटल के, जैसे मैंने वॉच लिया, ये क्या है, ये मेटल है, ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है ना। मेटल से हम क्या बनाते हैं, वॉच बना सकते हैं। मेटल से हमने टेबल कुर्सी बनाई है, मेटल से हमने बोर्ड वगैरह बनाई, देखिए एल्युमिनियम जो है ये भी मेटल है। आप बहुत सारी चीजें मेटल से बनाते हैं, आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो मेटल की मदद से। मेटल से आपकी जो भी टेक्निकल मशीन होती है, गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन, ये सब चीजें किससे बनती हैं, मेटल से बनती हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। और वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है, एबायोटिक रिसोर्स है, और ये हमारी नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट बी है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हम लोग रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक आपका क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट ये वर्ड आप पहले सुने होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, दैट रिसोर्सेज व्हिच कैन रिन्यू बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। वो रिसोर्सेज जो हम फिजिकल एफर्ट, केमिकल एफर्ट या मैकेनिकल एफर्ट के या प्रोसेस के माध्यम से हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल ठीक इसका अपोजिट होता है, जो कि हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं या उसको रिन्यू होने में काफी लंबा समय लगता है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कह सकते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल की। आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में सुना होगा, पेट्रोल जो आप यूज करते हो, डीजल हो गया, है ना, जो भी आपके नेचुरल गैसेस हैं, ये चीजें जो होती हैं ये रिन्यू होती हैं, लेकिन इसको होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जब पेड़ पौधे डिपॉजिट हो जाते हैं गल के, एनिमल्स जब मर गल के जमीन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये रिन्यू होता है एक प्रोसेस के बाद, ये बाद में आपका रिसोर्सेज बन जाता है, संसाधन, और वो कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। और उसको हम एक्सावेट करने के बाद हम उसे निकाल के और यूज करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद। लेकिन उसको बनने में हजारों साल लाखों साल लगते हैं। अभी बताइए कि एक मानव जो है उसका जीवन जीने की क्षमता कितनी होती है, 80 इयर्स, 90 इयर्स। अब हम उसको काफी जनरेशन तक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कैटेगरी में रखते हैं, किसमें, नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते काफी लंबे जनरेशन तक। दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल के बारे में। तो रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर में आप आज ग्रामीण एरिया में जाकर देखिए, सोलर एनर्जी का बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं। छत पे सोलर प्लेट लगाया जाता है और गांव में रात में उस बिजली का उपयोग किया जाता है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। वाटर भी क्या है आपका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, तालाब में पानी होती है, फिर इवापोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप चैप्टर 3 में वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताया जाएगा कि जो वाटर है वो क्या है, एक रिन्यूएबल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वाटर जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। लेकिन चलिए एक पॉइंट पर आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं। विंड एनर्जी सऊदी अरेबिया में सड़कों के बीच में, ठीक है, सड़कों के बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेट्स लगाए गए हैं कि गाड़ी जब आती जाती है तो गाड़ी के आने जाने की स्पीड की वजह से जो प्लेट्स है वो मूव करते हैं, और वो विंड से मूव करने के बाद वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, और उसको यूटिलाइज किया जाता है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। टेक्नोलॉजी, यही बात हम पिछले टॉपिक में डिस्कस करें, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है, यूज कर सके हम उसको, तो उस तरीके से उसको यूज करें तो वो विंड एनर्जी क्या हो गया, हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया। तो विंड एनर्जी किस प्रकार के रिसोर्सेज में आएगा, रिन्यूएबल में आएगा, क्योंकि ये हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, इसको दोबारा बना सकते हैं। सोलर एनर्जी अगले दिन दोबारा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सन हमेशा रहेगा, तो हम उसको दोबारा बना सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखिए ऑनरशिप का मतलब आप समझते हैं जिस पे आपका अधिकार है, तो अधिकार के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए लिखा हुआ सबसे पहला, ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार होता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो गाड़ी है उस पे सिर्फ आपका अधिकार होगा, आपके पास जो पेंसिल है उस पे अधिकार सिर्फ आपका होगा, वो आपका खुद का रिसोर्सेज है,
ठीक है। अब जो ऑनरशिप का रिसोर्सेज है वो मैच कर सकता है या तो रिन्यूएबल से, नॉन रिन्यूएबल से वो मैच कर सकता है, आपके ओरिजिन के बेसिस पर भी वो मैच कर सकता है, बाकी के दूसरे रिसोर्सेज पे भी। लेकिन अगर उसको 100% क्लासिफाई करने की कैटेगरी में डालें तो हम उसको जोड़ेंगे किससे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज से। एग्जांपल के तौर पे हर स्टूडेंट के पास उनका अपना कपड़ा होता है ना, क्या वो शर्ट या पैंट कोई और यूज करते हैं? नहीं करते हैं, तो उनका खुद का रिसोर्सेज हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट? दूसरा पॉइंट आता है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? इंडिविजुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल में आप गाड़ी ले सकते हैं, कार, बस, ट्रक, जो किसी मालिकाना अधिकार होता है, किसी का घर हो गया, किसी की जमीन हो गई, वो सब चीजें इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती हैं। दूसरा आपका क्या हो गया? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज किसे बोलेंगे? जिसमें एक कम्युनिटी का अधिकार हो। एग्जांपल के तौर पे आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए किसी पिकनिक साइट पर जाते होंगे, तो वहां पर सिर्फ आप नहीं जाते, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो वो क्या हो गया? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो गया। आप कभी रमना मैदान, जिससे जो आरा के नजदीक के लोग हैं वो किसी फील्ड में जाते हैं ना, रमना मैदान फील्ड में जाते हैं, आप गांधी मैदान फील्ड में जाते हैं घूमने के लिए, आप किसी म्यूजियम में जाते हैं घूमने के लिए, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। ये एक ऐसी संसाधन है जो पूरी कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। सब कम्युनिटी के लोग वहां पर जाते हैं, घूमते हैं। टेंपल हो गया, वो क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। अब आप पूछेंगे कि सर ये फील्ड या ये टेंपल, ये रिसोर्सेज कैसे हैं? तो वो आपका एंटरटेन करने का काम करता है, और इसीलिए वो आपके लिए क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो हमारा क्या है? नेशनल रिसोर्सेज। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो बहुत सिंपल से इसको समझना है। ये क्वेश्चन क्लासिफाई करने के लिए आता है, आपको एग्जाम में पूछता भी है नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। भारत के अंदर आप जैसे भारत का नक्शा देख लीजिए, आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा, ताकि आपको समझ में आए। चलिए आपको समझने के लिए मैंने एक नक्शा बनाया, इमेजिन कीजिए कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इस इंडिया के जो भी बॉर्डर एरिया है, यहां से आप क्लास 9 में सब बॉर्डर एरिया पढ़े होंगे ना, फिर जो भी आपका कोस्टल एरिया है इधर से, मतलब ये पूरा एरिया यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो भी चीजें कंट्री के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी का घर हो, गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, रोड हो, सड़क हो, पार्क हो, मैदान हो, कोई भी चीज हो, वो सबसे पहले नेशन का रिसोर्सेज होता है, राष्ट्र का होता है। इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूं, आगे हम लोग इसको और फर्दर टॉपिक में समझेंगे। नेशन के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर मौजूद सारी चीजें, वो सबसे पहले एक राष्ट्र के लिए संसाधन होती है, तब जाके वो एक कम्युनिटी का संसाधन हो सकता है, या फिर वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास जो पर्सनल गाड़ी है, वो गाड़ी भी सबसे पहले किसके लिए हो सकती है? मेरे तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन जिस दिन मेरे देश को मेरी उस गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, वो उसका उपयोग कर सकता है, इसलिए वो एक नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज में आप एग्जांपल में जनरली आप पढ़ते हो कि कैनाल हो गया, है ना, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा वो सारी चीजें देश के अंदर जो मौजूद है, चाहे वो आपका घर हो, बिल्डिंग हो, या कोई भी मैदान हो, वो सबसे पहले एक राष्ट्र का होता है, ठीक है, तब वो आपका होता है। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, आप जरा समझिए कि कभी आपने देखा है कि कोई नई जगह पर से रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करता है या रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, वो जो जमीन होती है, वो जो खेत होता है, वो पहले किसका होता है? किसी न किसी किसान का होता है। लेकिन सरकार किसी नियम के अनुसार या किसी व्यवस्था को लाने के लिए एक पॉलिसी के तहत वहां से रेलवे ट्रैक क्रॉस करा देती है, या वहां से एक सड़क निर्माण करवा देती है सरकार। वो किसने निर्माण करवाती है? वो समाज के डेवलपमेंट के लिए करती है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए करती है। दैट इज वेरी गुड। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो जमीन है, वो जमीन है किसका? वो जमीन है एक किसान का। लेकिन जब सरकार को उस जमीन की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या कर लिया? वो जमीन को अपने अंडर में ले लिया और वहां पर एक रिसोर्सेज डेवलप कर दिया, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो सकता है या कोई रोड क्रॉसिंग हो सकता है। इसका मतलब कंट्री के अंदर मौजूद हर एक वो चीज जो कंट्री की है, वो क्या होती है? बिल्कुल सही, नेशनल रिसोर्स होती है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे ही है। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जस्टिफाई किया जाता है। जैसे हमारे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके तहत हर कंट्री को कुछ इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्सेज दिया गया है, ठीक है। जैसे हमारी एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री की इस साइड में आप क्या देखते हो? अरेबियन सी है, इस साइड में क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अरेबियन सी के साइड में कंट्री से कुछ डिस्टेंस तक तो वाटर रिसोर्सेज जो होगा वो हमारी कंट्री का होगा, लेकिन उसके बाद का जो वाटर रिसोर्सेज है, क्या वहां पर आप कुछ कर सकते हो? वहां पर ना फिशिंग कर सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, या जो भी चीजें करनी होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक
मान्यता प्राप्त लेंगे, हमें एक परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा कि हम यहाँ से इस रास्ते से हम ट्रेड करना चाहते हैं। या आपने कभी कभी सुना होगा कि नेवी युद्धाभ्यास होता है दो कंट्री के बीच में, वो कहाँ होता है? वो इंटरनेशनल वाटर में होता है। और वो इंटरनेशनल वाटर क्या होता है? वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है जो दूसरे जो बड़े कंट्रियां हैं जो यूएनओ के अंदर बैठी हुई हैं वो परमिट करती हैं इसके लिए कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, आप इस रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वरना वो एक कानूनी अपराध हो जाएगा एक कंट्री के लिए। तो इसलिए जहां तक हमारा वाटर रिसोर्सेज 22 नॉटिकल माइल तक हमारा अपना वाटर रिसोर्सेज होता है वाटर में, ठीक है। इसके बाद के लिए जो भी चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई फिशिंग ही करनी है, ठीक है, फिशिंग करनी है या फॉसिल फ्यूल्स निकालना है या यहाँ पर हमें कुछ भी रिसर्च करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल से परमिट लेना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसका अधिकार जो है वो इंटरनेशनल बॉडी को होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग अब रिसोर्सेज को देखेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। मतलब अब हम उन रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे जो एक कंट्री को बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप करती है। सारे रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लेकिन बाकी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट के अलावा बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है, हमारी बहुत अलग नीड को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं ये सारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बेसिस पर हैं जो एक कंट्री हमेशा से करती रहती है, ठीक है, उसको एग्जामिनेट करती रहती है। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आप समझ रहे हैं सक्षम। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस फाउंड इन अ रीजन बट व्हिच हैव नॉट यूटिलाइज्ड येट। मतलब क्या है इसका? वैसे रिसोर्सेज जो कि प्राप्त हैं, हमने क्षेत्रों में देखा है, एरिया में देखा है कि हाँ ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं नहीं यूटिलाइज करने का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना, हम उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड भी कर सकें, ठीक है। तो बहुत सारे कारण, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए गुजरात और राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि भारत के वैसे भी कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली की कमी है जो सोलर एनर्जी से सेटिस्फाई की जा सकती है। लेकिन क्या हम गुजरात से सोलर एनर्जी को निकाल के उन क्षेत्रों में पहुंचा पाते हैं जहां पर बिजली की जरूरत है? नहीं ना। कारण क्या है? क्योंकि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उतने हाई लेवल पे नहीं हुई है। आप ओशियन वाटर को ही देख लीजिए, ओशियन वाटर तो बहुत बड़े पैमाने पे है, लेकिन उतना खारा है कि हम उसको दूसरी चीजों में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी उस एडवांस लेवल पे नहीं है। तो उन चीजों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज के कैटेगरी में रखते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिकेट मैचेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जो रात में मैचेस होते हैं उन मैचेस को जो टेलीकास्ट किया जाता है या उस पे जो लाइट या लाइट वगैरह दिया जाता है उस फील्ड में, वो लाइट सोलर एनर्जी से किया जाता है। सोलर प्लेट लगे रहते हैं, दिन भर चार्ज होता है और रात में क्या करता है? वो एक बहुत अच्छी रोशनी करता है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज उसी को बोलेंगे, लेकिन उसको हम अभी यूटिलाइज बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहे, याद रखिएगा, ठीक है। सोलर एनर्जी हम कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारे पास है क्या उसका हम बहुत कम परसेंट यूज करते हैं, वो बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? डेवलपमेंट रिसोर्सेज यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज उसको बोलेंगे which have been serving and their quality have been determined for utilization। वैसे रिसोर्सेज जिसको आप सर्वे करके ये पता लगा चुके हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी है, कि कैसी क्वालिटी का है ना, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने बड़े पैमाने पे आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है और कितनी अच्छी क्वालिटी की रिसोर्सेज है और इसे यूज कैसे करेंगे, जिसको आपने डिटरमाइन कर लिया उसको हम रखेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसका डायरेक्ट यूज करते हैं हम दूसरे फॉर्म में। तीसरा है आपका स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? दैट रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज आर मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विद द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। मतलब क्या है इसका? स्टॉक रिसोर्सेज हम उनको बोलेंगे जो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में है, तो वो ये भी पता है कि उसमें इतनी क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, स्टॉक रिसोर्सेज हम उन चीजों को बोलेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, ठीक है, और उसमें इतनी क्षमता है कि वो मानव के जरूरत को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है, पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए ये चीज आपको बार बार आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा से बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती है वैसे वैसे हम चीजों को यूज करने के लिए उसका नया नया उपाय ढूंढते हैं, और उस उपाय को मतलब उपाय करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज है कि वैसी चीजें हमारे पास स्टॉक के रूप में है। एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का यूज तो आज होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन हाइड्रोजन में इतनी बड़े पैमाने पर एनर्जी है कि हम उसका कुछ भी मतलब
मान के चलो तो हम 5% भी उसका यूज नहीं कर पाते, हाइड्रोजन का 5% भी हम यूज नहीं कर पाते, इतनी उसकी एनर्जी है, हमें पता ही नहीं कि उसकी एनर्जी को हम कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें होती है हमारी स्टॉक रिसोर्सेज। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है जो क्या है, रिजर्व। रिजर्व जो है वो डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसा रिसोर्सेज है, ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि स्टॉक का ही रिसोर्सेज होता है जिसका हम यूज करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। आप जनरली डैम वगैरह के बारे में सुने होंगे, आप डैम के बारे में, वाटर रिसोर्सेज में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप डैम के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो डैम जो होता है वो क्या होता है, वाटर को कलेक्ट करता है, वाटर को फोर्स को रोकता है, वाटर को एक डायरेक्शन देता है और क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो उसमें जो वाटर है वो हम फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस के लिए रखते हैं। ठीक है, उसमें जो वाटर होता है, जैसे मान लीजिए किसी ग्रामीण एरिया में किसी साल वर्षा नहीं हुई, तो जो उस डैम में मौजूद वाटर है उस वाटर को कैनाल्स के माध्यम से या किसी दूसरे रूट के माध्यम से एक डायरेक्शन देकर उन ग्रामीण एरिया में पहुंचाने के बाद वहां पर इरिगेशन में उसको यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिजर्व रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कैसे हैं, ये फ्यूचर के प्लान के लिए रखते हैं, जैसे कि वाटर इन अ डैम। तो बस आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है। हमने समझ लिया, काफी कुछ चीजें हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में कि रिसोर्सेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, और रिसोर्सेज का जो ओरिजिन के बेसिस पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी पे कौन कौन से होते हैं, ओनरशिप पे क्या होता है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे क्या होता है। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो हमारे स्कूल ऐप के डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा या उससे मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।